आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम 10th क्लास के केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुल 30 प्रश्न हैं। अगर इस सब में से आप किसी का भी जवाब जानते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपके प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है? तो आंसर होगा दोस्तों एंटी एसिड। आंसर होगा दोस्तों एंटी एसिड। अगला प्रश्न देखिएगा, इमली में कौन सा अम्ल होता है? जी हाँ दोस्तों, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सुन लीजिएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण और रिडक्शन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बात यहाँ और ध्यान देने वाला बात है दोस्तों कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ साथ होते हैं। प्रश्न याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अब अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो बनता है अभिकारक से उसे कहते हैं प्रतिफल। जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल। ठीक है दोस्तों, जो बनता है उसे कहते हैं प्रतिफल। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप यहाँ, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये दोनों के दोनों अभिकारक है। ये दोनों के दोनों अभिकारक हुए और इससे जो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना CO2, यह हो गया आपका अभिकारक, नहीं दोस्तों प्रतिफल। इसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। फिर से प्रश्न सुनिएगा, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह होता है क्या? वह कौन गैस होता है दोस्तों? यहाँ देखिएगा, वह होता है आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस। सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है दोस्तों H2। यहाँ भी इसको समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ आपको कह रहा है क्या चीज़ प्रश्न में कि किसी अम्ल, जैसे HCl ले लीजिए आप, HCl ले लीजिए, HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया, इसको धातु से अभिक्रिया करा दीजिए। किससे? मैग्नीशियम से करा दीजिए। ठीक है, Mg से करा दीजिए। तो Mg धातु से कराएंगे दोस्तों तो इसका आएगा Mg प्लस में Cl। MgCl मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा और हाइड्रोजन गैस आएंगे। तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन गैस जो मुक्त हुआ वही होता है गैस। वही क्या कहलाता है दोस्तों? गैस। जैसे पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फिर से देखिए, बता देते हैं बढ़िया से। HCl प्लस Mg, इसको रिएक्शन करवाइएगा तो देगा MgCl2।
और H2 गैस, इसको H2 गैस। यहाँ दोस्तों ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, मैग्नीशियम धातु है, इसको डिस्प्लेस कर करके हाइड्रोजन गैस निकलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। और अब बात याद रखिएगा कि पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था दोस्तों? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किया था। 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल की खोज किए थे। आप एक बात और सोच लीजिए कि 7 से ऊपर जिसका मान होता है 7 से ऊपर, वह कहलाता है क्षार। क्या कहलाएगा दोस्तों? क्षार। 7 से ऊपर, 7 से ऊपर वाला जो रहता है उसे क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। और जो दोस्तों जो 7 से नीचे रहते हैं, जिनका मान, जिस विलयन का मान 7 से नीचे रहता है, वह एसिड कहलाएगा। क्या चीज़? एसिड, ठीक है, यानी कि अम्ल। और जो 7 रहता है, जिस विलयन का पीएच मान 7 है, वह उदासीन कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीन, याद रखिएगा। पीएच स्केल में कुल नंबर 1 to 14, 1 से 14 तक रहते हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया का एक नाम और है दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एक नाम और है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? कह रहा है आपका प्रश्न, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों काला। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? काला, यानी कि ब्लैक, काली। कॉपर चूर्ण जो होता है दोस्तों, Cu क्या कहते हैं? कॉपर चूर्ण। Cu माने कि कॉपर। इसका जो चूर्ण होता है उसको कह रहा है कि जब हम वायु में गर्म करते हैं तो इसके सतह पर तो जो काला काला जो धब्बा जम जाता है ना दोस्तों, वही होता है इसका रंग। कैसा होता है? ब्लैक, काला। अगला प्रश्न देखिएगा, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो क्षारक को जब हम जल में घोलेंगे तो वो OH माइनस आयन देगा। क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्या देगा दोस्तों? OH माइनस आयन। एक बात यहाँ और समझ लीजिए कि H प्लस आयन कौन देता है? तो जो H प्लस आयन है वह देता है अम्ल। अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो देता है क्या चीज़? H प्लस आयन। अम्ल को जब एसिड जो है इसको वाटर में मिला दीजिए। क्या कीजिएगा? वाटर में मिलाइएगा, सॉरी दोस्तों, इसे वाटर में मिलाइएगा, तब यह क्या देता है? H प्लस आयन, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला इसमें है, इसी में साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल, इसी को कहते हैं। तो साइट्रिक अम्ल आपको मिलेगा नींबू में।
किस में मिलेगा दोस्तों? नींबू में। ई मिलेगा आपको नींबू में। किस में? नींबू में। यहाँ लिख देते हैं नींबू। क्या इसमें? नींबू में मिलेगा दोस्तों। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा आपको टमाटर में, टोमेटो में। किस में? टोमेटो में। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर होता है? दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। आंसर होगा क्या दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। दांत का मसूड़ा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दानेदार जस्ता पर तानु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? दानेदार जस्ता, जस्ता का सूत्र होता है दोस्तों जेड एन। जस्ता का सूत्र क्या होता है दोस्तों? जेड एन। इसको पर आप तानु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दीजिए, मतलब H2SO4 डाल दीजिए। अब इसको रिएक्शन कीजिएगा तो यह देगा ZnSO4 और देता है आपका हाइड्रोजन गैस। कोई भी, अब याद रखिएगा कि कोई भी धातु से अम्ल जब रिएक्शन करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है, और यहाँ पे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बारे में थोड़ा सा और समझ लीजिए दोस्तों। हाइड्रोजन गैस, ये इसको H2 से सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन गैस की खोज कैम्बेंडिस ने किया था। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने किया था दोस्तों? कैम्बेंडिस ने। अगला प्रश्न, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह अभिक्रिया कौन सी है? यह अभिक्रिया कौन सी है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है जी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न, कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण कौन नहीं है दोस्तों? तो ऑक्सीकरण अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि अवक्षेपण का मतलब होता है जो रिएक्शन हुआ उसके बाद जो बच जाता है सॉल्यूशन के नीचे, वह अवक्षेप कहलाता है। और आपका अगला है, देखिएगा इसमें, इसी में है आपका आगे जो क्या है भोजन का पचना। भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है दोस्तों, क्योंकि हमारे शरीर में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तब भोजन का पचता है। श्वसन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, क्योंकि इसमें हम लोग वायु लेते हैं। दहन भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का दहन होता है, इसीलिए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्न में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो बता दिए। अगला प्रश्न, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है pH का मान 0 वाला। जिसका 0 है वह सबसे ज़्यादा प्रबल है, मतलब ज़्यादा अम्लीय रहता है। इसका कितना? यह सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों उदासीनीकरण और विस्थापन। कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो ऑक्सीकरण और उदासीनीकरण और, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, न कि उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया आंसर होगा, न कि उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया।
क्योंकि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ होती है, इसी अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया का एक नाम और है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 7 से कम, 7 से कम। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। क्या है? ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, जो कहाँ से निकाला जाता है? तो यह लाइकेन से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है दोस्तों? लाइकेन से। लाइकेन एक पौधा का नाम है। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल कर देता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों अम्ल। क्या कहलाता है? अम्ल। आप लोग पहले से ही सब जानते होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की अभिक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो वहाँ पे विरंजक चूर्ण। क्या दोस्तों? विरंजक चूर्ण। अगला प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन आप लोग जानते होंगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमारे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है हमारे श्वसन में, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। कोई भी वस्तुओं में ऑक्सीजन का जब संयोजन होता है तब वहाँ पे उस वस्तु का संक्षारण होने लगता है और यही प्रक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। कितना होता है दोस्तों? 14।